सियासतदानों की हर जेब में खंजर होता है, कब कैसे कहाँ चलाते हैं किस्सा अजीब होता है, कर देते हैं बेरहमी से कत्ल अपनों का भी, वो सियासतदान होता है। कहीं राम का तो कहीं रहीम का कत्ल सरे बाज़ार होता है, हर कत्ल के पीछे सियासतदान होता है, हर कत्ल के पीछे सियासतदान होता है। ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। साथियों, देश के लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के गाँवों में लोगों में चर्चाएं रहती हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल था इनेलो, जिसके विखंडन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। आज इनेलो की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं मास्टर अशोक जी, धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, धरातल पर लोगों से बातें करते हैं, गांव में क्या कुछ चर्चाएं चलती हैं राजनीति को लेकर। अशोक जी, आपका स्वागत है। क्या कहोगे कि हरियाणा में सबसे पसंदीदा गाँव का दल था इनेलो, लगभग बहुत से गाँव में विजयी होती थी। आज उसकी स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं संवेदनाएं हैं कि ये स्थिति आज आई है इनेलो की, तो इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो मैं ग्रामीण भूमि चैनल का स्वागत करता हूं कि वो बड़े अच्छे विषयों को लेकर, चाहे वो शिक्षा के हो, चाहे अब राजनीतिक सरगर्मियां हैं, लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं 7 चरणों में, तो सभी पार्टियों के बारे में निष्पक्ष रूप से आवाज़ उठाते हैं सभी विषयों पर, और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी जो पत्रकारिता है वो निष्पक्ष रूप से करने का आप प्रयास करते हो। उसके बाद आपने प्रश्न किया मेरे से कि इनेलो के जो क्राइसिस आया इनेलो पार्टी का, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, मुख्य रूप से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ होती हैं। कभी चौधरी देवीलाल जी की कितनी छवि थी और हरियाणा में 85 सीटें आई थी 90 में से जी, और उनकी छवि आज भी बरकरार है कि सभी जनता में आज भी वो बहुत प्रिय नेता हैं चौधरी देवीलाल जी। कभी तो राजनीतिक रूप से उन्होंने भी संन्यास ले लिया था, उनका भी मन उतर गया था, लेकिन जनता के आग्रह करने पर वो दोबारा आए और इस तरीके से आए कि 85 सीटें जीती। अब ये राजनीति है, इसमें उथल पथल का दौर चलता रहता है। इसका उदाहरण एक और मैं दूं आपको कि 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। उस समय सिर्फ 15% लोग साक्षर थे और अंग्रेज़ों ने उपहास किया था कि इस देश में लोकतंत्र कैसे कायम हो सकता है जिसमें इतनी अनपढ़ता है। तो उस दौर से चलकर कांग्रेस पार्टी ने बड़े लंबे दौर तक, कह लीजिए कि 1977 में जनता दल का शासन आया, वहाँ तक एक प्रभुत्व का शासन रहा, एक राजनीतिक पार्टी के प्रभुत्व का शासन रहा। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है, आज उनकी कितनी सीटें उनको प्राप्त हुई हैं। तो राजनीति के मायने यही हैं कि उथल पुथल के दौर तो प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में आते हैं, और इसके लिए जिम्मेदारी की अगर आपने बात कही तो वो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी तो परिस्थितियाँ हैं। उसके बाद मैं बात रखना चाहूँगा। अशोक जी, मैं बीच में रोकना चाहूँगा कि मैं सर्वेक्षण करता हूँ गाँव-गाँव जाकर राजनीतिक परिस्थिति को लेकर, तो लोगों की संवेदनाएं आती हैं कि हमारी जो पार्टी थी वो आज इस स्थिति में नहीं है कि हम उसको वोट कर सकें। कि इसके लिए लोग कोई लोग मानते हैं कि अभय को जिम्मेदार मानते हैं, कोई दिग्विजय दुष्यंत को मानते हैं, कोई ओम प्रकाश चौटाला को भी दोषी मानते हैं, कोई मानते हैं बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों के साथ साथ कितना प्रतिशत मानते हैं कि किस स्थिति में कौन ज़्यादा इसका दोषी है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो जो होता है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। कोई भी पार्टी का, जो जिस भी पार्टी का विघटन हुआ, चाहे वो कांग्रेस का हुआ, जब राष्ट्रपति के चुनाव थे और इंदिरा को बनाया गया था तो सिंडिकेट ग्रुप प्रभावी हो गया था। एक तरफ इंदिरा थी, एक तरफ उसके कांग्रेस पार्टी का सिंडिकेट ग्रुप था। तो अब किसका वर्चस्व कायम होगा, इसी कस में जनता थी कि कौन बाजी मारेगा, सिंडिकेट ग्रुप मारेगा, सीनियर लीडर का ग्रुप, या इंदिरा बाजी मारेगी। तो उसमें इंदिरा बाजी मार गई थी। तो कोई भी पार्टी ऐसे ही लोकदल के अंदर क्राइसिस के कारण यही रहे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अभी दुष्यंत को जब डॉक्टर अजय चौटाला जी जेल में चले गए और बड़े चौटाला साहब को भी जेल हो गए, तो उस समय अजय चौटाला जी ने एक फ़ैसला लिया कि मैं मेरे भाई को, परिवार को बैकफुट पे नहीं रखूँगा,
कि एक पारिवारिक आधार पर जी, राजनीतिक आधार पर नहीं। और उन्होंने वो कर भी दिया, टिकटें भी दे दी। लेकिन जब दुष्यंत चौटाला कम ही उम्र में पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए तो उन्होंने अपनी छवि इस तरीके से जनता में बना ली कि किसान और मजदूर की आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। तो आम जो युवा वर्ग के वो चहेते चेहरे बन गए और सीएम आया के नारे, इंसो जो है, इंसो में दिग्विजय चौटाला जी ने पूरे प्रयास किए और सारे हरियाणा में एक छवि क्रिएट हो गई। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी एक अनुभवी व्यक्ति थे। वो ये कहते थे कि उन्होंने रैलियों में भी कहा, अगर किलकारी मारने से सीएम बनता है तो मैं अभी दोबारा कवि का बन जाता। तो उन्होंने अच्छे विचार रखे लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आम जनता जो है भावनाओं में बह गई और कहने लगी कि ये तो देवीलाल की छवि है, इसमें ये है वो है। तो वो फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ही गोहाना की रैली में जो विवाद खड़ा हुआ वो सारी जनता को बड़े अच्छे तरीके से सभी के सामने आ गई वो तस्वीर कि उस समय इनेलो पीक पर थी जी। इनेलो को अगर विघटन ना होता तो आम जनता की राय ये है कि इनेलो की सरकार आ सकती थी। तो फिर विघटन हुआ तो चौटाला साहब तो उसी में उलझ गए और उन्होंने एक खामी जरूर रही मेरे निजी विचार से कि चौटाला साहब ने किसी भी तरीके से जो अजय चौटाला जी हैं या उनके पौत्र दुष्यंत चौटाला जी हैं उनको मनाने का प्रयास ये करना था। आनन फानन में फैसला लिया गया पार्टी से निकालने का। कहीं ना कहीं अगर वो दबाव बनाते तो कहीं ना कहीं दबाव पारिवारिक रूप से संवेदनाओं के हिसाब से कि मैं आपका दादाजी हूं और बड़े बुजुर्गों की सुनो एक मीटिंग कर दे। जितने भी वरिष्ठ उनके रिश्तेदारियां या जो भी प्रकाश सिंह बादल जी थे कि गोहाना वाली रैली में फैसला लेने से पहले अनुशासनहीनता था और उनको मीटिंग बुलाकर उससे पहले जो मान लो निकालने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बाद में नहीं, बाद में तो उन्होंने की मीटिंगें भी, लेकिन उससे पहले एक अवसर ज़रूर था, एक गैप ज़रूर आया था कि आनन फानन में फैसला ना लिया जाए और ये तय किया जाए, पारिवारिक रूप से राजनीति की दिशा निर्धारित की जाए कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो हैं किसको क्या पद देंगे और संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए। लेकिन जो ये फैसला लिया गया था एकदम से बाहर पार्टी से निकालने का, कहीं ना कहीं ये भी जल्दबाजी हुई। अशोक जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारों और भावनाओं से ज़्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है राजनीति में, चाहे बाप बेटा हो। हम देखते हैं यूपी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में कितनी तकरार हो गई थी, तो इनके बीच में भी जायज़ सी थी कि महत्वाकांक्षा बढ़ी तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बढ़ने के बावजूद भी जो एक ग्राफ बढ़ा था जेजेपी को मिला था कि जेजेपी जो है दोबारा से बढ़ेगी आगे, और उसका जो फैसले लिए गए उन पर आप क्या कहोगे कि आज जो स्थिति हुई है उन फैसलों से जेजेपी इनेलो से भी ज़्यादा दयनीय स्थिति में? देखिए, उस समय पूरे हरियाणा के अंदर एक तो सारे युवाओं का चहेता चेहरा दुष्यंत चौटाला जी बन गए। दूसरी, उन्होंने जो है सहानुभूति का एक तरीके से प्रयोग किया कि नैना चौटाला जी ने चुनरी चौपाल सभी महिलाओं का वो करना, इंसों के अंदर उन्होंने जोड़ना, दिग्विजय चौटाला जी ने, और सीएम आया, देवीलाल का चेहरा, ऐसे गीतों ने भी बड़ा प्रभाव छोड़ा जनता के ऊपर, आम जनता के ऊपर। और डंडा भी आप रखिए, झंडा भी आप रखिए, हमें तो पार्टी से निकाल दिया गया। पूरी राजनीतिक भावनाओं का प्रयोग करके पूरी जनता की भावनाओं को अपनी ओर उन्होंने आकर्षित कर लिया। और उनका जो वोट बैंक था, जो सारे का सारा किसान और मजदूरों का वोट बैंक था दुष्यंत चौटाला जी का, जितनी भी 10 सीटें आई पूरा का पूरा कैडर वो कन्वर्ट हो गए। तो अब मैं मेन बेस पर आता हूँ जजपा के, तो वो ये था कि इनका वोट बैंक कौन था? वोट बैंक किसान और मजदूर थे और उन्हीं लोगों ने इनको बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि जिसके विरोध में वोट बैंक वो गया था, सत्ता पक्ष आते ही उसमें शामिल हो जाना। पहली तो वो मजबूरियां किसकी रही, कैसे रही? दिग्विजय चौटाला जी उड्डा जी पर आरोप लगाते हैं कि हमने तो न्योता भेजा था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, या कोई भी कारण रहा, तो उन्होंने जो बीजेपी के साथ मिले तो वोट बैंक तो उसी समय वो किसान का, मजदूर का नाराज़ हो गया, क्योंकि जो विचारधारा ही मर गई। जो बीजेपी के विरोध का वोट बैंक था वो मिला था दुष्यंत को और वो उनमें शामिल हो गए। चलो, उस बात को भी स्वीकार कर लिया था, आम जनता ने बड़े सहज रूप से उसको स्वीकार कर लिया। चलो, राज के हिस्से में आ गए, कोई कार्य बनेंगे, ये भी ठीक है, मरे मन से।
मरे मन से स्वीकार कर लिया था। मजबूरियां थी कि मजबूरियां थी, वो जनता थे, जैसे हजका का हालात हुई थी, उनको डर था कि वो हजका की हालात। देखो ये विश्लेषण गांव में भी होते थे कि जैसे हजका की हुए थे भाई 10 में से 5 टूट जाएंगे, 8 टूट जाएंगे, बीजेपी पार्टी मेजोरिटी के साथ सेंटर में है, इसका फैसला सही भी है। तो कई लोगों के ये मानने थे, विश्लेषक जितने भी थे। पार्टियों को बीजेपी ने तोड़ा भी है, तो उनको भी डर था कि कहीं टूटने से अच्छा है कि सरकार के साथ चले जाएं। तो उसमें चलो बन भी गए थे, लोगों ने उसको स्वीकार्यता भी दे दी थी। लेकिन सबसे बड़ी गलती जहाँ पर हुई, जिसकी विचारधारा मर जाती है ना, वो सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। देवीलाल जी बेशक हताश हो गए थे और उनकी संन्यास भी राजनीतिक रूप से लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उनकी विचारधारा कभी नहीं मरी थी। वो किसानों और मजदूरों के साथ लगे रहे, चाहे सत्ता में आए, चाहे विपक्ष में आए, चाहे वो बिल्कुल कहने का अर्थ है कि एक सीट भी ना हुई, किसान मजदूर के साथ वो डट कर खड़े रहे। अब दुष्यंत चौटाला जी से गलती कहाँ हुई? फैसले लेने की क्षमता के पर भी डिपेंड करता है कि कितनी क्षमता रह जाती है उसके अंदर। कि आप कहते हैं कि जब किसान आंदोलन हुआ उन्होंने फैसला लेना चाहिए था कि किसानों के समर्थन में वो इस्तीफ़ा देते, लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो चक्रव्यूह होता है राजनीतिक पार्टियों का, जिस तरह से बीजेपी स्थानीय पार्टियों को अपने चक्रव्यूह में रखती है, तो वो फंस चुके थे उस समय तक। और अगर इस्तीफ़ा देते तो शायद उनको उसका खामियाजा कुछ अलग भुगतना पड़ता। इसी डर से भी वो शायद आपने मेरे से एक क्वेश्चन किया है और बहुत गहराई वाला क्वेश्चन है ये। इसे ही राजनीतिक परिपक्वता कहते हैं। जो अनुभव वाले नेता हैं वो ऐसे दबाव आने पर उनमें से निकल जाते हैं, जो अनुभवहीन हैं वो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आकर क्या था कि चाहे चक्रव्यूह में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला जी को फंसा लिया था, आरोपित भेद नहीं पाए, उसको भेदना था। अब उन्होंने राज में रहकर ये दिमाग में कहीं ना कहीं था भाई ये तो जनता है, दोबारा फिर भूल जाएगी, दोबारा फिर इनको मना लेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी क्योंकि 700 किसानों की जी शहादत हुई थी और इतने महीने दिल्ली में लग गए, उसी कारण से आज चुनावों में उनको कहीं ना कहीं तो उसके बाद जो है जी फिर जो उनको लाठियों से पिटाई हुई, अध्यापकों की पिटाई हुई, किसानों की पिटाई हुई, पटवारियों की पिटाई हुई, रोडवेज वालों की पिटाई हुई। तो पूरे के पूरा जितनी भी उनका वोट बैंक था, एक भी सत्ता पक्ष के द्वारा ऐसा नहीं था कि जो उनका शिकार ना बना, प्रशासन का या कह लीजिए राजनीतिक पार्टी का। तो सभी में अगर उस समय दुष्यंत चौटाला जी किसानों के साथ बैठ जाते तो वो आज के देवीलाल होते। ये आम जनता का मानना, मेरे अकेले का या पर्सनल व्यू नहीं है। हम धरातल पर रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं कि अगर वो इस्तीफा देकर वहाँ पर आ जाते तो आज उनको कंधों पर बिठा लेते लोग, उनका वोट तो है कि चक्रव्यूह में जब आप फंसे होते हैं आप निर्णय किस तरह का ले पाते हैं। अब उसमें चक्रव्यूह में ये था कि आप कहीं ना कहीं आभास था दुष्यंत को भी कि ये चीजें हैं जो आपके नेगेटिव जाएंगी। इसी का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। चक्रव्यूह में तो केजरीवाल को भी फंसाना चाहा बीजेपी ने, लेकिन केजरीवाल और दुष्यंत चौटाला की अगर हम तुलना करें, केजरीवाल तो जेल में चले गए लेकिन वो चक्रव्यूह में नहीं फंसे। उनको पता है अगर आपको 5 साल भी जेल में रहना पड़ेगा तो आपकी लंबी राजनीति जिंदा रहेगी। अगर दुष्यंत चौटाला जी आते, उन पे आरोप था, कोई भी आरोप था, चाहे शराब घोटाले का, चाहे कोई भी, किसानों के साथ बैठते, अगर वो 3 साल 4 साल भी जेल में रह के आते, बाहर निकलते कंधों पर जनता उठाती उनको, जिस तरीके से केजरीवाल को बाहर निकलते ही स्वागत हुआ है। मतलब कि दुष्यंत चौटाला ने तत्कालीन उस समय की तुरंत की राजनीति को देखा, भविष्य की राजनीति को नहीं देखा, तुरंत की राजनीति को महत्व दिया। वो उनके भाई थे तो वो उनका वोट बैंक। सर ये ठीक है कि राजनीतिक विखंडन जब भी होता है लालच में होता है, स्वार्थ में होता है, कि चाहे 2 पार्टियों का हो या एक पार्टी का विखंडन। अब इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, लेकिन मजबूरियों में एक भी होना पड़ता है। आज चाहे इंडिया अलायंस हो, कहीं ना कहीं मजबूरियां देखती हैं कि अगर आपको जिंदा रहना तो अलायंस करना पड़ेगा। इसी तरह से इस पार्टी को भी लेकर लोग चर्चाएं करते हैं कि अब दोनों पार्टियों के पास वो वर्चस्व नहीं है। अगर ये एक होते हैं तो दोबारा से अपने ग्रामीण अंचल में दोबारा से वर्चस्व कर पाएंगे। क्या देखते हो कि इस मजबूरी में क्या दोबारा दोनों परिवार एक हो पाएंगे? ऐसा है, देखो राजनीति तो अनिश्चितताओं का एक गेम है, खेल कह लीजिए है। इसमें कोई स्थिरता नहीं होती। राजनीति में समझौते होते रहते हैं, गठबंधन टूटते रहते हैं और ये तो एक परिवार है जी। हो सकता है भविष्य में
कि ये परिवार एक हो जाए, लेकिन समय सभी घावों को भर देता है। जो ये आम जनता है जो आज गुस्से में है, अभी दुष्यंत चौटाला जी ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस ने हमला करवाया, ये कराया, लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि जनता में गुस्सा है। क्यों? और वो गुस्सा जायज़ भी है कि जनता का बहुत ज़्यादा शोषित उनको किया गया है। 700 जानें आपका माल मानिए कि किसी शासन में आप मान के चलिए कि नहीं गई होंगी, 7 से कम नहीं होती है संख्या। और क्यों? अब नेता तो और भी हैं, पार्टियां तो और भी हैं। दुष्यंत से क्यों खपा है? क्योंकि वो दुष्यंत को अपना मानते थे। और जो व्यक्ति मैं आपको अपना मानता हूं ना, और आप मेरे से बिफर जाएं, तो आपके प्रति मेरा जितना स्नेह है ना, गुस्सा भी उससे कई गुना ज़्यादा होगा। तो दुष्यंत के प्रति जनता में रोष क्यों है? क्योंकि वो उस परिवार को अपना मानते थे, किसान मजदूर अपना मानते थे, और गुस्सा भी इतना ही गुना ज़्यादा है। फिर वो झेलना पड़ेगा, और एक ना एक दिन इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिस दिन किसान संगठन और मजदूर संगठन इनको माफ़ कर देंगे और एक परिवार होकर आएगा, तो भविष्य में इसको हम सकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं। एक पार्टी के प्रति आज के समय में गुस्सा है, एक के प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि गाँव में वोट बैंक दोनों के पास भी नहीं है। क्या उस वोट बैंक को बचाने के लिए दोनों एक होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज इन संवेदनाओं से भी ज़्यादा लोगों की मजबूरी बन गई है कि आज का जो वोट बैंक है ज़्यादातर मोदी के इर्द गिर्द है, कि या तो मोदी को जिताने के लिए लोग प्रयासरत हैं या मोदी को विरोध में हैं, मोदी के विरोध में। कि आज इनेलो को उठाने की अपेक्षा लोग ये देखते हैं कि मोदी के को किस तरह से हराया जा सकता है। क्या देखिए, जो अभय चौटाला जी हैं, उनकी मैं स्ट्रेंथ आपको बताऊं तो उनकी स्ट्रेंथ एक है कि किसानों की संवेदनाएं उनसे जुड़ी हुई जी, संवेदनाएं। देखिए, ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, हर मानेगा। मैं किसी पार्टी को, आज आपने अगर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मेरे से आप बात कर रहे हो, तो मैं सिर्फ जो तथ्य के आधार पर बात है वही मैं बताना चाहता हूँ। ये विपक्ष भी मानेगा कि जो किसानों की संवेदनाएं हैं उसका कारण है कि अभय चौटाला जी ने उस टाइम आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया था। हम इसका विश्लेषण यही करना चाहेंगे कि अब इन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हैं, लोग देख रहे हैं इस नज़र से कि क्या दोनों परिवार एक हो पाएंगे, क्योंकि दुष्यंत और दिग्विजय की ओर से कहीं ना कहीं इशारा किया जाता है कि हमारे दादाजी हमको बुलाते हैं तो हम आने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभय चौटाला के मन में आज भी गुस्सा है। क्या ये राजनीतिक गुस्सा समाप्त होगा और दोनों परिवार एक हो पाएंगे? तो साथियों, आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि हरियाणा के गाँवों की चहेती राजनीतिक दल इनेलो क्या एक हो पाएगा? क्या दोबारा से वो स्थिति इनेलो की आ पाएगी? तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।